तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर एक बार फिर हमला बोला है। आरक्षण के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों का विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान संविधान को खत्म करने वाले लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था। चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थी, और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियाँ जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव पासवान कह रहे हैं जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव कह रहे हैं लालू जी और उनका बेटा बेटी क्या दिक्कत है? वही केस कराए तो कोर्ट ने हमको जमानत दिया है। यही लोग ना फंसाया है। कहाँ से? अरे 4 दिन पहले ही लोग क्या कह रहे थे, नीतीश जी की जानबूझ के ईडी और सीबीआई वाला इसके पीछे पड़ जाता है। अपने नेता का बात तो सुनो। चिराग पासवान कह रहे हैं कि छीन लिया गया है। सर क्या कुछ कहेंगे? पासवान ने कहा है कि 2020 तेजस्वी यादव को याद करना चाहिए। हमसे गलती हुई कि हम लोग अलग चुनाव लड़े, नहीं तो ज्यादा दहाई अंक पार नहीं करते। इस बार यही होने वाला। अरे भाई वो सब छोड़िए ना, उनकी बात। बेंगलोर में जो हो रहा है, कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान? और हम तो चिराग पासवान जी को बोलते हैं। आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है। बुलाना चाहिए। आप तो संविधान को खत्म करने वालों के साथ हैं। आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइए? तो इतना खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है पूरे देश में। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेईमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया? सुप्रीम कोर्ट का फटकार सुने, क्या हुआ? रद्द किया गया। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया, डरा करके। सूरत में तो खरीद लिया गया। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है, जहां आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना प्रतिनिधि को चुनें। सब कुछ वही तय कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? कल जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। और लोग को बुला लें, विदेश से ट्रंप को बुला लें, पुतिन को बुला लें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने निशाना साधा है।
खड़गे के बयान को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग समाज को तोड़ने का काम तो पहले से कर रहे थे, अब भगवान को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे कांग्रेस की मानसिकता सामने आई है। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज़्यादा तक भगवान श्री राम रामलला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहाँ पे वो शक्ति के विनाश की वो बात करते हैं। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास में जो इंडिया अलायंस अटका हुआ है, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन 19 में मिला और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जी को लेकर इससे ज़्यादा घृणित, निंदनीय, अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया गया, और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, और बल्कि मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो संभवतः कम संख्या में ही सही पर आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी भाषा का आप लोग समर्थन कीजिएगा? मेरे प्रधानमंत्री से लाख बैर सही, पर क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा का स्थान है? क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका विरोध किसी से भी हो, भारतीय भाषाओं में उसके शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं कि आप कड़ी से कड़ी निंदा मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। आपका उनसे मतभेद वैचारिक हो सकता है, पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? आज की तारीख में हम लोग 21वीं सदी में हैं, पढ़े लिखे समाज की हम लोग कल्पना करते हैं। ऐसे में जब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई अपना आदर्श मानता होगा, किस तरीके की एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप देना चाह रहे हैं। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि देखें और देखकर निर्णय लें। एक तरफ राजद है जो परिवार की मां बहनों को गाली देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कहीं कोई स्थान नहीं है, और कल को अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दिए जाएंगे, ये इनके नेताओं की भाषा से ही पता चलता है। सुनिए ना, 2014 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोले थे। 2019 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोल रहे थे। अंत किसका हो रहा है ये तो ये देख ही रहे ना। 2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीत नहीं पाए 2019 में, खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे, और 2020 भी इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था।
वहीं मुकेश सहनी के इस बयान को लेकर मंत्री हरी सहनी ने पलटवार किया है। उन्होंने मुकेश सहनी को खूब सुनाया है। उन्होंने कहा कि पीएम के लिए जो शब्द बोला गया वो शर्मिंदगी भरा था। मुकेश सहनी ऐसे व्यक्ति है जो हर किसी के साथ धोखा करते हैं। अब शब्द कहा है, ये कैसा शब्द बोले हैं कि देश के चौथे स्तंभ भी उन शब्दों को पेपर में लिखना उचित नहीं समझे। कितना घृणित। लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है, ये कभी बोले थे कि आरजेडी हमारे पीठ में खंजर मारने का काम किया, और मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति राजनीति में जिसने जन्म दिया उसके भी पीठ में खंजर मारा है। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर पहचान दिया 11 टिकट दे करके, उसको भी पीठ में खंजर मारा। इसने कहा कि सरकार से भी हमको खतरा है हमारे जान पर, हमको आपका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा देने का भी काम हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किया कि भाई निषाद का लीडर है, ये समाज को सुरक्षा चाहिए, इनके लीडर को वो देने का काम किया हर जगह। लेकिन ये जिस निषाद के नाम पर आए, उस निषाद को कुछ भी रिटर्निंग दिए क्या? कहीं भी। जब ये इनको 3 टिकट मिला था लोकसभा का, उस 3 में एक भी टिकट निषादों को दिया क्या? 11 टिकट मिला, उस समय दिए क्या? फिर कुढ़नी चुनाव हो, बोछा चुनाव हो, उपचुनाव में ये अवसर देते निषादों को, वो दिए क्या? अभी 3 टिकट मिला, 3 में एक भी दिए क्या? कहीं पर जिनके नाम पर ये आए, किन्हीं निषाद को ये अवसर नहीं दिए, तो अब वो निषाद इसको अपना क्यों मानेंगे? लेकिन मंत्री जी अब शब्द कहा है प्रधानमंत्री जी को, तो आप यही तो समझिए। आज इनके अब शब्द कहे जाने पर बिहार के तमाम निषाद समाज, हमारे मछुआ समाज बहुत शर्मिंदित है, मर्माहत है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं। अरे 370 के बारे में लोग बोलते थे कि जो छुएगा जलेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर भी ना मरा, और 370 हटा। आज उस 370 हटने के कारण वहां के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को आज सारा आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है। और इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने समाज को, अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है, इनको रसातल में भेजने का ये काम कर रहा है। कर्नाटक में तो अति पिछड़ा में अधिकांश निषाद समाज है, और वहाँ अति पिछड़ा निषाद का हक काट करके, आरक्षण काट करके एक खास समुदाय को दिया जा रहा है। अपने आका को क्यों नहीं कहते हैं कि वहाँ बोले, आवाज उठावे? ये नहीं कह रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं उस पर जिस पर आज भारत में रह रहे हैं, केवल हिंदुस्तानी को नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम हिंदुस्तानी को आज गौरव है जिस प्रधानमंत्री पर। सुरक्षा भी हटा ली गई है मुकेश सहनी की, क्या किया जाना चाहिए आपके नजर में? जो व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो, अपने कुर्सी के कारण अपने राजनीति गुरु को भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने समाज के भी पीठ में खंजर मारता हो, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? पटना में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश ने कमान संभाला। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त करने का सवाल ही नहीं है। जो लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग जब संविधान और आरक्षण पे भाषण देते हैं तो हंसी आती है और खून भी खौलता है। साथियों, आप तो राजनीति में अस्तित्व में आए कैसे? यहीं बगल के गांधी मैदान में विरोध हुआ था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कांग्रेस के विरोध से आपका राजनीतिक अस्तित्व पनपा, और आज आपके सर्वाइवल का थ्रेट है,
आप पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं कर सकते तो उसी कांग्रेस के तानाशाही आपातकाली लोगों के गोद में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे साथियों, मौलिक बात इतनी सी है कि ये जितने भी परिवारवादी लोग हैं ये आरक्षण और संविधान को ढाल बना रहे हैं। दे आर यूजिंग इट एज अ शील्ड। और शील्ड क्या? शील्ड छुपाने के लिए अपने भ्रष्टाचार को, अपने परिवारवाद को, अपने तुष्टीकरण की राजनीति को। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। ये जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखिए। मैं चुनौती देता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हो, आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी आज बैठी है। क्या क्या बोला गया था उनके खिलाफ? बिहार के राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। धमकी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद पुलिस और सीआईडी की टीम एक्शन में आई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि पुलिस को सर्च में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। अब ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। गर्मी में लू लगने से शिक्षक की मौत के बाद के पाठक और मुजफ्फरपुर के डीएम सहित 3 पदाधिकारियों पर भी सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि बिहार में प्रचंड गर्मी में भी राज्य भर के स्कूलों को खुला रखने का आदेश दिया गया है। इसी बीच लू लगने से एक शिक्षक की मौत हो गई। मृत शिक्षक डॉक्टर अविनाश कुमार अमर के परिजनों ने यह मामला दर्ज करवाया है। वह के पाठक जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, उनके विरुद्ध मुजफ्फरपुर डीएम और डीओ के विरुद्ध एक्चुअली है क्या कि अभी एक भीषण प्रचंड गर्मी चल रही है, लू चल रहा है। इसके बावजूद यहाँ अपर सचिव जो के पाठक के द्वारा ऐसा फरमान अनप्रैक्टिकल ऐसा फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके कारण शिक्षक जो हैं गिरते संभलते वहां स्कूल में पहुंच रहे हैं। और इस भीषण प्रचंड गर्मी में जब वह घर पर आते हैं तो कभी एक्सीडेंट होते हैं, तो कभी लू से वह पीड़ित होते हैं, कभी उनका हार्ट अटैक हो रहा है। और इसी क्रम में जो है यह शिक्षक जो उनका नाम है डॉक्टर अविनाश कुमार अमर, जो महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी में 2014 से वहां पर पोस्टेड थे। और उसी क्रम में जब स्कूल से वहां से चले हैं, रास्ते में वह लू से इफेक्टेड हुए हैं। और इफेक्टेड हो जाने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया एसकेएमसीएच में। तब तक उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के दरियापुर गांव में बिहार सरकार के जमीन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। दरअसल महादलित परिवार के घरों को कब्जा करने की जानकारी लोगों ने दी है। जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास एवं दरियापुर पंचायत समिति के सदस्य राजू कुमार ने गांव पहुंचकर परिवारों से मुलाकात की। कितने लोग हैं आप लोग? हमारा सिर्फ 10-15 परिवार। सब परिवार सब घर बनाए हैं। इंदिरा आवास मिला है आप लोग को? किसके जमीन पर रह रहे हैं? सरकारी जमीन है बिहार सरकार। तो आप लोग महादलित परिवार हैं, तो कौन लोग हटा रहा है? कि कौन नाम बताइए? सबका बगीचा है बगल में, उसी ने बेच लिया। यादव सबके और प्रकाश यादव बोले, रतन झा बोले, और श्री राम थे, और कंझिया के की नाम थे? शंभू चौधरी। वही सब बोली रोज की पीछू में हमरो जमीन होले, आगू में करो तो यहाँ से खाली कर निकल हटाना चाह रहा है। और यहाँ जब फसलो होलो छे बापे दादा सब यहाँ मरी कुछ चल लोग एक भी इंची भी अपना जमीन नहीं यहाँ पर रही वास्ते। और अभी भगत कहाँ जेबे? एकरा इंसाफ जे नहीं यहाँ सब अपना सबने मिल करबो। वार्तालाप हुई इन लोगों से मिलके? वार्तालाप तो ये लोग तो हमको लगता है 50 वर्षों से यहाँ रह रहा है। और जो ज़मीन की स्थिति देखने और सुनने में जो आ रही है, वो तो भारत सरकार का ये ज़मीन और कुछ बिहार सरकार की भी ज़मीन है। तो ये लोग यहाँ रह रहे हैं। अब रही बात कि वो लोग कुछ जो भू माफिया लोग हैं, इसको अवैध तरीके से हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो गलत। और इस पर हमने थाना अध्यक्ष से भी बात किया, सजौर थाना अध्यक्ष से, सीओ से भी बात किया।
तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शनिवार को हम जनता दरबार में दोनों पक्षों को बुलाए हैं, जो भी उचित कानूनी प्रक्रिया होगी वो कार्रवाई होगी। पटना के जगनपुरा संत गार्ड कमेटी हॉल में मजदूर दिवस के अवसर पर किसान मजदूर दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद यादव के द्वारा कार्यक्रम मनाया गया। सच्चिदानंद यादव ने कहा कि देश के विकास में मजदूरों का अहम योगदान रहा है, लेकिन आज भी मजदूर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके लिए शेड, शौचालय, पीने के लिए जल की व्यवस्था नहीं है। देखिए, मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग लगातार मजदूरों के हित में, मजदूरों के हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने गर्दनी बाग में आक्रोश मार्च निकालकर सरकार से यह मांग किया था कि हर चौक चौराहे पे एक सरकारी शेड की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो और एक मजदूरों के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो और बच्चों के, उनके बच्चों को उचित शिक्षा के लिए उचित राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सरकार जो है करे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।